नमस्कार दोस्तों, वर्धन मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, संवैधानिक निकायों की श्रृंखला में आज ये हमारा अंतिम वीडियो है। हम भारत के महान्यायवादी पर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने इनके अधिकारों को देख लिया था। इनके अधिकार तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था। हमने ये देखा था कि भारत महान्यायवादी जो हैं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट हो और किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के अगर कोई पक्ष है तो उसमें वो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। अभी इन्हें हम इनकी सीमाएं देखनी थी। सीमाएं हमने ये चर्चा कर लिया था कि ये संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, संयुक्त बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। बिना वोट के अधिकार के ये सारे कार्य करते हैं। सीमाएं में तो सबसे पहला वही हो सकता है कि इन्हें वोट, संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। संसद में वोट देने या मत देने का अधिकार नहीं है। और इनकी सीमाएं क्या क्या हो सकती है? देखिए, एक ये किसके हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी भी पक्ष में, किसी भी वाद में। तो ये भारत सरकार के खिलाफ कोई भी वाद में मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने भारत सरकार ने अपने वकील के तौर पे इन्हें हायर कर रखा है तो ये फिर भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। तो एक स्थिति यहाँ पे ये भी उत्पन्न होती है। तो चलिए, भारत सरकार के खिलाफ किसी वाद में नहीं पक्ष, एक पक्ष ये भारत सरकार के खिलाफ कोई पक्ष नहीं रख सकते हैं, तो या किसी किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ रख सकते हैं। संविधान इसके ऊपर मौन है, इसमें कहीं कुछ नहीं करता है। कहता है कि वो अगर भारत सरकार का महान्यायवादी अगर किसी राज्य सरकार का कोई वाद है तो क्या वो राज्य सरकार के विरुद्ध उसमें पक्ष दायर कर सकता है। तो इसके लिए संविधान मौन है, कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी जितने भी महान्यायवादी बनते हैं वो इनसे बचते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सरकार के सरकार के कार्यपालिका के अंग हैं, सरकारी अंग हैं, इसीलिए वो इन सब चीज़ों से बचते हैं। तो इनकी सीमाएं क्या क्या है? इनकी सीमाएं हैं कि वो भारत सरकार के विरुद्ध या भारत सरकार जिसमें एक पक्ष हो, भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में सलाह व विशेषाधिकार, सलाह व विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सलाह व विश्लेषण का अधिकार इनको नहीं है। भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में न इन्हें सलाह का अधिकार है, न इन्हें विश्लेषण का अधिकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना ये किसी आपराधिक मामले में, किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकते हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी नहीं है। ये उसके सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा चलिए इसको आगे समझ लेंगे अंत में, अभी पहले इस टॉपिक खत्म कर लेते हैं। ये बिना भारत सरकार की अनुमति के, बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद धारण नहीं कर सकते हैं। निदेशक का पद धारण नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये सब इनकी सीमाएं हैं। चलिए अब कुछ अन्य तथ्य समझते हैं, इसके बाद शायद अन्य तथ्य ही था, इसके बाद क्या था हमारा, सीमाएं हो गया, इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान। चलिए पहले इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लेते हैं। इसके लिए जो अनुच्छेद है संविधान में, एक आर्टिकल 76 है, एक आर्टिकल 88 है, और एक है आर्टिकल 105। 76 यह उपबंध करता है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। 88 में जो है महान्यायवादी से संबंधित, महान्यायवादी से संबंधित, या ऐसे ऐसे कह लीजिए, महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों, सबके दोनों सदनों में तथा इसकी समितियों में, तथा सदनों में तथा इसकी इस समितियों से जुड़े अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 88 किससे संबंधित है? महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार से संबंधित है। मैंने बताया है कि ये संसद के दोनों सदनों में इनको बोलने का, इनकी इस कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में जाने का अधिकार है, लेकिन हम मत देने का इन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। 105 जो है महान्यायवादी के महान्यायवादी की शक्तियां, इनके विशेषाधिकार, की शक्तियां, इनके विशेषाधिकार इत्यादि से संबंधित है। ये इसके संवैधानिक प्रावधान हैं। और जो अंत में था कुछ अन्य तथ्य, कुछ अन्य चीज़ें हैं, और एक ब्रिटेन से तुलना भी एक छोटी सी कर लेंगे लास्ट में। अब देखिए भाई, ये जो है भारत सरकार के क्या हैं, महान्यायवादी जो है भारत सरकार के वकील हैं, लेकिन ये पूर्णकालिक वकील नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है। इसीलिए जो है इन्हें कुछ कार्यों को करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती है। पूर्णकालिक वकील किस लिए नहीं है? क्योंकि इन्हें वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन वगैरह इन्हें नहीं दिया जाता। इन्हें क्या मिलता है वेतन के स्थान पे? इन्हें पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक शब्द का ही अर्थ है कि आप कुछ काम कीजिए, उसके पहले उसके लिए आपको उसका रेम्युनरेशन दे दिया जाता है। जो भी तय होता है, जो भी बातचीत होती है, तय के आधार पर, जैसे किसी चीज़ के लिए ये कोई ठेका मिल जाए, उसका रेम्युनरेशन हो गया। 1 घंटे के लिए काम करना है, उसके लिए कुछ प्राप्त हो रहा है, वो सब क्या है? रेम्युनरेशन की कैटेगरी में आता है, पारिश्रमिक की कैटेगरी में आता है। इन्हें वेतन कोई फिक्स वेतन के तौर पे नहीं दिया जाता, इनके कार्यों के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पारिश्रमिक देते हैं, तो पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। इसीलिए ये क्या है? भारत सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है। इसीलिए जब ये पूर्णकालिक वकील नहीं है तो इन्हें अपने निजी प्रैक्टिस से इन्हें नहीं रोका जा सकता है, निजी व्यवसाय करने से, निजी व्यवसाय करने से इन्हें नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि जब ये सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं, अर्थात जब ये पूर्णकालिक वकील नहीं है तो ये सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, अर्थात ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो जब ये सरकारी कर्मचारी हैं ही नहीं तो इन्हें इनके निजी व्यवसाय करने से इनको हम नहीं रोक सकते। हाँ, कहाँ कहाँ रोकते हैं, कहाँ कहाँ इन्हें अनुमति लेनी होती है, इसकी चर्चा हम सीमाओं में कर चुके हैं। ठीक है, अब एक ब्रिटेन के साथ छोटी सी तुलना कर लेते हैं। यहाँ के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ब्रिटेन के जो अटॉर्नी जनरल है, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं ब्रिटेन में। जबकि भारत में क्या है कि ये मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, मंत्रिमंडल का हिस्सा ये नहीं है।
लेकिन मंत्रिमंडल के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर देखते हैं कि मंत्रिमंडल जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने जहाँ जहाँ बताया उसमें ये आ जाएगा, मंत्रिमंडल जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे कि जैसे ही सरकार बदलती है तो ये भी अपना त्याग पत्र देते हैं। किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। सरकार समाप्ति के साथ ये भी अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इसीलिए ये मंत्रिमंडल जैसा यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा कि इन्हें संसद के दोनों सदनों में इन्हें भी जाने की अनुमति है। संसद के दोनों सदनों में दोनों सदनों की कार्यवाही में इन्हें भाग लेने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, लेकिन ये इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, इन तथ्यों को देखकर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं होते हैं। जबकि ब्रिटेन में जो है वे मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण अंग है। अब जो है एक सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल, उनकी भी नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की सहायता के लिए। महान्यायवादी की कार्यों की में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल, अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। लेकिन हाँ, ये आर्टिकल 76 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जल्दी से छोटा सा टॉपिक है राज्य महाधिवक्ता, उसे समझ लेते हैं। राज्य महाधिवक्ता, इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 165। 165 में राज्य के महाधिवक्ता के लिए प्रावधान है। अन्य जो दो अनुच्छेद हैं वो है 177। जैसे आर्टिकल 88 था, यहाँ पे आर्टिकल 177 है। यहाँ पे जो आर्टिकल 105 था उसी के जैसा यहाँ पे आर्टिकल 194 है। ये क्या है? राज्य के महत्वपूर्ण विधि अधिकारी हैं। इनको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। जैसा ऐसा वहाँ था, इनके लिए भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति से संबंधित हो या फिर इनकी पदच्युति से संबंधित हो, इन सबसे संबंधित कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। इनके लिए कोई वेतन सेवा शर्त भी संविधान में नहीं दिया गया है। वो सभी किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। हमने जो वहाँ राज्य महान्यायवादी में देखा है वो यहाँ भी है। बस अंतर क्या है कि वो संघ के स्तर पे है और ये राज्य के स्तर पे है। ठीक है, चलिए ये हमारा अंतिम वीडियो था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि जितने भी संवैधानिक निकायों की सीरीज चली है उस पर प्रश्नों की एक श्रृंखला आयोजित की जाए, जो मुख्य पूर्व में पूछे गए प्रश्न हो या फिर अन्य जो प्रश्न जो संभावित हो सकते हैं उन प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जाएगी। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।